हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अ, हमारे लास्ट सेशन में हमने टू सेक्टर इकोनॉमी को स्टार्ट किया था। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन से एस्पेक्ट से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। द लास्ट कॉन्सेप्ट वी हैड टू सी वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हालांकि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कीन्स ने नहीं दिया था। गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो हमारे को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को देखना है। देन आफ्टर विल स्टार्ट विद द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, चलते हैं सीधा स्टार्ट करते हैं मुद्दे के बाद। तो जो टॉपिक रिमेनिंग था दैट वाज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसे समझना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो देखो, मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है दिस वाज गिवन बाय आरएफ खान। तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका कॉन्सेप्ट दिया था, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था आरएफ खान ने। क्या कहता था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द आइडिया इज कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं देन द एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। अगर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं देन एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, है ना। दिस वाज बेसिकली योर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, जो आरएफ खान ने दिया था। इसी को कीन्स ने फर्दर एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो सबसे पहली बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर was given by कीन्स, राइट। किसने दिया था? कीन्स ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। सो कीन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को इनकम के टर्म्स में एक्सप्लेन किया। तो व्हाट डज मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एग्जैक्टली? ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करोगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। जैसे अभी हमने देखा था, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम ऑफ हाउस होल्ड विल इंक्रीज। इनकम ऑफ हाउस होल्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बेसिकली कीन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया, जहां इन्वेस्टमेंट और इनकम के रिलेशनशिप को आप देख सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि जब इनकम इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली हमारा जो इनकम है हाउस होल्ड का दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। सो व्हाट दिस इज एग्जैक्टली, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आप बोलोगे इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ फाइनल चेंज इन इनकम, ratio of final change in income to the initial change in investment. Final change in income due to initial change in investment. इसका मतलब ये हुआ बालक कि बेसिकली ये क्या है, ये फाइनल चेंज इन इनकम बताता है ड्यू टू इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं तो इनकम चेंज होगा। तो कितने किस आप कह सकते हैं फैक्टर से, दैट इज व्हाट द मल्टीप्लायर विल बी शोइंग। तो अगर हम डेल आई को चेंज इन इन्वेस्टमेंट कहते हैं एंड डेल वाई को चेंज इन इनकम कहते हैं एंड के को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। देन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल वाई अपन डेल आई। के इज इक्वल टू डेल वाई अपन डेल आई। तो ये है मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस इज माई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली इस रिलेशनशिप को बताता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली हमारा इनकम क्या होगा? इनकम ऑफ कंज्यूमर्स विल इंक्रीज एंड के इज इक्वल टू डेल वाई अपन डेल आई।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इफेक्ट को बताऊं, साइज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो साइज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेल आई डेल वाई, तो डेल वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल आई। ये क्या बताएगा, साइज ऑफ मल्टीप्लायर को बताएगा, डेल वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल आई, है ना। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज। क्या बोलोगे, डेल वाई अपन डेल आई, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि क्या चेंज होगा इनकम में इफ देयर इज इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर हम इनिशियल चेंज करते हैं इन्वेस्टमेंट में तो इनकम में फाइनल चेंज क्या होगा, दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय द मल्टीप्लायर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। डन। अब चलो जरा इसको फर्दर इसका एब्रीविएशन, इस फॉर्मूले का डिडक्शन हम देखते हैं। क्या कहा हमने, k इज इक्वल टू डेल वाई अपन डेल आई, ठीक है, ओके। अच्छा, हमें तो पता है ना, नाउ वी नो दैट y इज इक्वल टू c प्लस s एंड एट इक्विलिब्रियम s इज इक्वल टू i। इसका मतलब y इज इक्वल टू c प्लस आई, यस और नो, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस आई। अब मान लो अगर हम चेंज इन इनकम देखते हैं तो दैट इज डेल y इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन देखते हैं, दैट इज डेल c, प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, दैट इज डेल i। तो डेल y इज इक्वल टू डेल c प्लस डेल i। अब अगर मैं डेल c को, कंजम्पशन को इस तरफ लाऊं, डेल y माइनस डेल c इज इक्वल टू डेल i, यस और नो, ये आ गया। अब हमें करना क्या है कि अगर व्हाट हैपन्स अगर हम डेल आई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, डेल आई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डेल आई, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डेल आई, अगर डेल आई के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, तो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो व्हाट विल हैपन, k इज इक्वल टू डेल वाई अपन डेल आई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल आई क्या है, डेल वाई माइनस डेल सी, है ना। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2। तो k इज इक्वल टू डेल वाई अपन डेल वाई माइनस डेल सी, ठीक है। नाउ डिवाइड बोथ न्यूमरेटर and denominator by del y. So what will happen, k is equal to del y upon del y divided by del y minus del c upon del y, ठीक है, ये होगा। तो इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1 अपन 1 माइनस डेल सी अपन डेल वाई। अब मुझे बताओ, आपको याद है डेल सी अपन डेल वाई क्या था, डेल सी अपन डेल वाई इज, याद है आपको, वी नो डेल सी अपन डेल वाई इज बेसिकली एमपीसी, याद आया कुछ, इज इक्वल टू बी। सो के इज इक्वल टू 1 अपन 1 माइनस बी, के इज इक्वल टू 1 अपन 1 माइनस बी, और 1 अपन 1 माइनस एमपीसी, हुआ ना। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। फर्दर सोचो, अगर इसको हम एमपीएस के टर्म में लाना चाहें तो वी नो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। नाउ सिंस k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपन एमपीएस, यस और नो, 1 अपन एमपीएस। तो ये भी एक इक्वेशन मिल गया हमें, राइट। सो व्हेन यू विल गो टू मल्टीप्लाई द कैलकुलेट द मल्टीप्लायर, you can use you can calculate that using MPC or you can calculate that using MPS, है ना। सिंपल फॉर्मूला आपके पास है ही, डेल सी अपन
सॉरी डेल वाई अपन डेल आई का, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारा यही था, डेल वाई अपन डेल आई, है ना। इसके बाद हमने इस रिलेशन को समझा कि साइज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो सकता है, डेल वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल आई। इसकी भी हमें ज़रूरत होती है। एमपीसी और एमपीएस के रिलेशन को हमने देख लिया, के इज इक्वल टू 1 अपन 1 माइनस एमपीसी, या के इज इक्वल टू 1 अपन एमपीएस हो जाएगा, बिकॉज 1 माइनस एमपीसी इज व्हाट, एमपीएस। सो दिस इज बेसिकली योर मल्टीप्लायर। अब जरा देखना, इफ यू रिमेंबर एमपीसी का वैल्यू क्या हो सकता था, तो आप कहते हैं कि एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सो 0 एंड 1 के बीच में आप कहते हैं एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नाउ इफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो व्हाट अबाउट के? आप कहते हैं क्योंकि एमपीसी 0 और 1 के बीच में ही हो सकता है, सो के का जो वैल्यू होगा वो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगा? अब सपोज अगर मैं एमपीसी को 0 ले लूं, ठीक है, अगर हम दो वैल्यू लेते हैं, लेट्स सी, लेट एमपीसी इज इक्वल टू 0 एंड एमपीसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैंने एमपीसी 0 लिया, इस केस में के क्या होगा, 1 माइनस एमपीसी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। और अगर हमने एमपीसी को 1 लिया तो के क्या होगा, के इज इक्वल टू 1 अपन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि एमपीसी का जो वैल्यू है वह तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, तो यही दो एक्सट्रीम पॉसिबल हैं। एमपीसी के यही दो एक्सट्रीम पॉसिबल हैं। क्या कहा था हमने, इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, जानते हैं इस बात को। तो के का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहते हैं सर 1 टू इन्फिनिटी के बीच में ये लाई करेगा, so it will lie between 1 to infinity. So k is greater than 1 less than infinity. तो इस तरह से इसका वैल्यू लाई करेगा। सो आप क्या बोलोगे, k lies between 1 and infinity. So it lies between 1 and infinity. यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसी तरह का बिहेवियर आपको k का दिखाई देगा। द वैल्यू ऑफ k विल लाई बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, बिकॉज एमपीसी इज बेसिकली द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। यही आपका बेसिकली क्या है, द मल्टीप्लायर, है ना। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस मल्टीप्लायर थ्रू द चार्ट, राइट, या हाउ इट वर्क्स। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट देयर इज इंक्रीज इन द इनकम, है ना। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट देयर इज इंक्रीज इन द इनकम। तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, चलिए हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। पहले एक नोट डालो, इन टू सेक्टर इकोनॉमी, change in aggregate demand in two sector economy, change in aggregate demand may be caused by change in consumption, expenditure or investment और बोथ। जो मेरा एग्रीगेट डिमांड है उसमें चेंज हो सकता है ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट, दोनों की वजह से हो सकता है। अब होता क्या है कि अगर हम टू सेक्टर की बात करें, व्हाट वी आर सेइंग कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज स्टेबल फंक्शन ऑफ इनकम। Consumption expenditure is stable function of income. So change in income is a result of unstable investment. जो इनकम में चेंज आ रहा है दैट इज ड्यू टू अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो इनकम अल्टीमेटली क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम चलो अगर हम देखें वर्किंग को, देखो सबसे पहले आपके मल्टीप्लायर की वर्किंग कैसे होती है। बात तो समझ में आ गई भाई कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगा, यही कि इनका कहना था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, ठीक है।
अब सवाल आता है कि हाउ इट हैपन्स, हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली, है ना। तो एक मान लो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें छोटा सा, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें छोटा सा, तो आपने क्या कहना है, जरा सोचो कि इट्स लाइक रिपल इफेक्ट। आपने पानी में रिपल देखा होगा, रिपल इफेक्ट जो होता है पानी का, कुछ ऐसा ही आपको यहाँ दिखाई देगा, है ना। अब एज्यूम करो जैसे कि, टेक एन एग्जाम्पल, अब एज्यूम करो कि आपके पास लेट्स से जो आपका एमपीसी है दैट इज 0.8, है ना, कन्वीनियंट नंबर है। ऐसे ही आपको 0.8 0.75 के आसपास दिखाई देंगे क्वेश्चंस में भी। एमपीसी इज 0.8, राइट। अगर मेरा एमपीसी 0.8 है, 0 to 1 के बीच में ही होता है, अगर ये मेरा 0.8 है और अगर हमने इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो अगर हम इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट इज आर डेल आई। इफेक्ट कैन बी सीन ऑन योर इनकम, तो आप कहते हो सर देयर विल बी चेंज इन इनकम, डेल वाई। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी, इस इनकम का कुछ पार्ट कंजम्पशन होगा, कुछ पार्ट सेविंग होगा, देयर विल बी चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग। अब सेविंग जो है, सेविंग तो लीकेज है, हम जानते हैं। सेविंग का मतलब है पैसा सर्कुलर फ्लो से क्या हुआ, बाहर गया। और ये जो है जो डेल सी है मेरा, मतलब जो कंजम्पशन है, दैट इज द इंजेक्शन। ये तो हमारे सर्कुलर फ्लो में पैसा वापस आता है। तो आपको रिपल इफेक्ट किस तरह से दिखाई देगा, जरा सोचो। अगर मेरा एमपीसी 0.8 है, मान लो इनिशियल चेंज इन जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, लेट्स से हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का चेंज किया, या 100 का हमने इन्वेस्टमेंट का चेंज किया। अगर मैंने 100 का इन्वेस्टमेंट का चेंज किया तो जाहिर सी बात है इनकम में भी कितने का चेंज आ जाएगा, 100 का चेंज आएगा। अब इस 100 का कुछ पार्ट मेरा क्या होगा, कंजम्पशन, कुछ पार्ट मेरा क्या होगा, सेविंग। और ये डिसाइड होता है कहां से, एमपीसी से। हम जानते हैं कि अगर मैंने डेल वाई को एमपीसी से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट द डेल सी। तो 100 मल्टीप्लाई टू 0.8, अगर 100 मल्टीप्लाई टू 0.8, इसका मतलब कितना हो गया मेरा, 80 रुपए का। तो 80 रुपए का मेरा यहाँ कंजम्पशन हो गया, और 20 का क्या हो गया मेरा, सेविंग हो गया ना। अब देखो, एज आई टोल्ड यू द रिपल इफेक्ट, ये जो मेरा कंजम्पशन है ये तो फ्लो में रह गया, लेकिन ये जो मेरा लीकेज है, तो लीकेज हुआ तो इसका मतलब वो सर्कुलर फ्लो से बाहर गया। सो दिस 80 विल कम हियर अगेन, राइट। अब ये 80 जो है, ये 80 का 0.8, 80 का कितना, 0.8, ये मेरा क्या होगा, कंजम्पशन होगा। कहने का मतलब 64 रुपीज का यहाँ कंजम्पशन होगा, और 64 का कंजम्पशन होगा तो इसका मतलब सेविंग कितने का हो गया, 16 रुपए का मेरा सेविंग हो गया। अब ये जो 64 है, अगेन दिस 64 विल बी हियर, राइट। तो आप क्या कहते हो कि सर हियर इट विल बी 64। अब अगर ये 64 है तो 64 का कितना हो गया, आप देखो 64 का 0.8% मेरा 0.8 क्या हो गया, ये हो गया 51.2 अप्रॉक्सीमेटली, और 12.8 ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सेविंग हो जाएगा। तो हम कहते हैं इट विल कंटिन्यू लाइक दिस, ये चलता रहेगा। तो क्या ये एंडलेस है, क्या ये एंडलेस मैकेनिज्म है, क्या ये कभी नहीं रुकेगा? तो आप कहते हो नहीं, ऐसा नहीं है, ये एंडलेस नहीं है। दिस इज हाउ द मल्टीप्लायर वर्क्स, बट इट इज नॉट एंडलेस। एक टाइम आएगा जब ये रुकेगा, और कब रुकेगा जरा गौर करो आप। आपने इस चीज को पहले से समझा हुआ है। आप क्या कह रहे थे, आपने यहां कहा था कि साइज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का साइज क्या होगा, फॉर दैट पर्पस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डेल वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल आई। यही मेरा साइज होगा मल्टीप्लायर इफेक्ट का। तो हमारे इस क्वेश्चन में जरा देखो आप, अगर आपका एमपीसी 0.8 है तो आपका के कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू के 1/0.2, है ना। तो 1/0.2, इसका मतलब क्या आ गया मेरा, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 5। तो के इज इक्वल टू 5। तो अगर मेरा के इज इक्वल टू 5 है तो मेरा जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, डेल वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल आई। अच्छा, के कितना है मेरा, 5 है, और डेल आई मेरा कितना है, 100 है। इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी 500। ये कब रुकेगा, तो हम कहते हैं सर डेल वाई का जब कुमुलेटिव वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। जब डेल वाई का कुमुलेटिव वैल्यू मेरा 500 हो जाएगा तो यहां ये साइकिल क्या होगा, रुकेगा। इसी को बालक कहते हैं रिपल इफेक्ट, एंड दिस इज हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स। दिस इज हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स। और हम जानते हैं कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द इनकम, जाहिर सी बात है द इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है द इनकम विल इंक्रीज। सो दिस इज हाउ इट मैनिफेस्ट्स, है ना। तो ये आपका वर्किंग है, ध्यान में रखिएगा। नाउ अगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द ग्राफ, अगर हम ग्राफ्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आपको याद होगा, पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट वाले को देख लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स पे क्या होता है हमारा, इनकम। वाई पे क्या आ गया, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, है ना। देन वी हैव दिस 45 डिग्री लाइन। याद है आपको ये 45 डिग्री लाइन क्या था? तो आप कहते हैं ये 45 डिग्री लाइन आपका y है, y इज इक्वल टू व्हाट, ई। नाउ सी दिस,
अगर हम कंजम्पशन को देखें तो कंजम्पशन का जो लाइन होता है मेरा वो क्या होता है, कर्व, लीनियर कर्व होता है हमारे पास यहाँ। सो दिस इज माय कंजम्पशन, है ना। तो ये कैसा कर्व है, ये लीनियर कर्व है, ठीक है, ये मेरा कैसा है, लीनियर कर्व है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर हम देखें विद इनकम, तो वी गेट हियर C प्लस आई, है ना। ये क्या हो गया मेरा, C प्लस आई। अब जरा गौर करो, अगर हम इनकम को बढ़ाते हैं, हमने क्या किया, इनिशियली इनकम को क्या किया, इंक्रीज किया। अगर हम इनकम को बढ़ाते हैं, इन दैट केस ये इसके ऊपर जाएगा, हमने इनकम को बढ़ाया तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जैसे ही हमने इनकम को बढ़ाया, वी विल गेट अनदर लाइन हियर, एंड दिस विल बी C प्लस आई वन। तो ये हमारा क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, सॉरी नॉट इनकम, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे हम। ये हमारा क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। तो C प्लस आई वन, इसका मतलब देखो C प्लस आई और C प्लस आई वन, इस बीच का जो गैप है, ये जो गैप बन रहा है मेरा, ये जो गैप बन रहा है मेरा, दो इक्विलिब्रियम मिल रहे हैं ना आपको, पहले तो आप इक्विलिब्रियम को ड्रॉ कर लो। तो दिस इज योर y1 एंड एक आपका बन रहा है यहां, ठीक है। तो इसको y1, इसको y0 कर दो, इसको E कर दो, इसको E1 कर दो। नाउ जरा गौर करना, जो डिफरेंस है E और E1 के बीच में, ये वाला जो एरिया मेरा बन रहा है, ये वाला जो एरिया मेरा बन रहा है, दिस इज बेसिकली चेंज इन व्हाट, इन्वेस्टमेंट। और इसका मतलब जब ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट था तो पहला इधर C प्लस आई पे वी आर हियर, और जब हम C प्लस आई वन गए तो हमारा इनकम किधर से किधर मूव किया है, तो हम कहते हैं सर I0 टू I1, इनकम क्या हुआ, बढ़ा, दिस इज 0, इनकम बढ़ा मेरा। सो दिस इज माई डेल वाई, दिस इज माई डेल वाई, है ना। तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट, द इनकम इज इंक्रीजिंग, एंड दैट व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, है ना। क्या इसका रिवर्स इफेक्ट अगर हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, जरा सोचो, अगर रिवर्स इफेक्ट हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, व्हेन रिवर्स इफेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि हम इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। व्हेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, तो उस कंडीशन में इनकम को भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। सो इनकम विल आल्सो डिक्रीज। अगर हम इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करते तो इनकम डिक्रीज करेगा। अभी पहले में हमने पॉजिटिव इफेक्ट देखा था, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया था तो इनकम बढ़ा था। y0 से y1 गए थे, तो ये डेल y हमारा इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जब हम डेल i का चेंज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। सेम विल हैपन इन द केस व्हेन वी रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे, इनकम क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा जरा देखो, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y, ये मेरा क्या हो गया, इनकम हो गया या आउटपुट हो गया, आप इनकम बोलो आउटपुट बोलो। इधर मेरा कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। नाउ सी दिस, अगर हम इस लेवल पे देखें, सो दिस इज माई, लेट्स से दिस इज माई इन्वेस्टमेंट, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज माई एस कर्व। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इक्विलिब्रियम है, दिस इज आर ई, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कम करने की बात कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे तो वी विल गेट लाइन समवेयर हियर। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। तो दिस इज माई आई, दिस इज माई I1। देखो पहले वाले ग्राफ में अपन इधर से इधर गए थे, है ना, गए थे ना, ऊपर गए थे ना, तो हमने I था और I1 का हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमारे को चेंज इन इनकम दिखाई दिया था, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया, रिड्यूस किया। तो हमने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, फ्रॉम I टू I1 हम गए। तो इधर मेरे को चेंज आया ना, किसका, डेल I का। ये मेरा चेंज इन व्हाट, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को हमने I से कहाँ लेके गए, अगर मैंने कभी कभी इनकम बोल दिया हो गलती से तो इग्नोर करना। इन्वेस्टमेंट को कहाँ लेके गए, I टू I1। तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, हमने इसको क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो अब देखो जैसे ही हमने इसको डिक्रीज किया तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है फॉर द इनकम, फॉर द इन्वेस्टमेंट I1। सो दिस इज आर E1। तो अब ये कहाँ जा रहा है, देखो ये हमारे इनकम लाइन पे यहाँ जा रहा है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ आपको कि दिस इज Y1, तो OY1 दिस इज माई इनकम इन द केस ऑफ व्हाट, E1, एंड Y2 दिस इज माई इनकम इन द केस ऑफ व्हाट, E। अब इन दोनों इक्विलिब्रियम पे देखो आप किधर से किधर जा रहे हो आप, तो आप कहते हैं सर नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स Y2 टू Y1।
और जब हम y2 से y1 गए तो इसका मतलब इतने का मेरे इनकम पे क्या आ गया, फर्क आ गया, दैट इज द डेल वाई एंड दैट इज बेसिकली पुशिंग डाउन, है ना। तो नेगेटिव इफेक्ट हमारे को देखने को यहाँ मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इतना काफी है बालक, इसी से हमारे को सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। So this is all about your 2 sector economy. Now we will enter into the 3 sector economy. अब 3 sector economy में क्या होता है, हम जानते हैं कि हाउस होल्ड होता है, बिजनेस होता है, गवर्नमेंट की एंट्री हो जाती है। 2 सेक्टर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हमें 3 पे जाना है। तो 2 में हमने जो कुछ भी सीखा प्लस गवर्नमेंट होगा और गवर्नमेंट की चीज़ों पे हम फोकस करेंगे 3 सेक्टर में, और गवर्नमेंट के एस्पेक्ट को हम वहाँ डील कर रहे होंगे। कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे पहले और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे हमारे टॉपिक को। लेट्स मूव। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं पहले। कुछ इलस्ट्रेशंस है हमारे पास यहाँ करने को, उन इलस्ट्रेशंस को देखते हैं और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारे लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 8 तक किया था, राइट। आई विल गो टू 9, ठीक है। चलो देखो फटाफट सॉल्व करो। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 400 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा है, 400 करोड़ से। इसका मतलब जो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 400 करोड़ गिवन, ठीक है। सोल्यूशन किसका है, ये 9 का है। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी इज गिवन 0.8। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। हमसे पूछा जा रहा है कि डेल वाई क्या होगा और हमसे पूछा जा रहा है डेल एस क्या होगा, है ना। तो आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरह से याद होगा आपको कि क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो हम कहते हैं सर फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो MPC तो गिवन है ना मेरे पास, MPC क्या है 0.8, और अगर 0.8 है तो हमारा K निकल के आ जाएगा, राइट। और अगर K निकल के आ गया तो हम डेल वाई निकाल लेंगे आसानी से। याद है आपको, डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू डेल आई। सो पहले हम क्या करते हैं, K कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1/0.2 इज इक्वल टू 5। तो K का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। अगर K का वैल्यू 5 आया तो डेल वाई इज इक्वल टू K इंटू डेल आई, ये हम जानते हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू कितना आ गया मेरा, 5 इंटू डेल आई इज 400, तो ये हो गया 2000 करोड़। तो दिस इज माई डेल वाई, मतलब टोटल इंक्रीज इन इनकम, ये वाला आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है सेविंग को, है ना। अब हमें देखना है सेविंग को। सेविंग के लिए हमें एमपीएस पे जाना होगा। तो हम जानते हैं कि सेविंग का जो फॉर्मूला होगा, जो इंक्रीज इन सेविंग की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा डेल एस इज इक्वल टू डेल वाई मल्टीप्लाइड टू एमपीएस। तो एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट, डेल एस अपन डेल वाई। कहाँ से आया ये, हम जानते हैं कि एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट, एमपीएस इज इक्वल टू डेल एस अपन डेल वाई, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल एस को निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू डेल वाई कितना है हमारा, अभी कैलकुलेट किया था हमने 2000 मल्टीप्लाइड टू एमपीएस क्या होगा, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1, एमपीसी है 0.8, तो 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू एमपीएस, मतलब ये क्या हो गया 0.2, और 0.2 हुआ तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 400 करोड़ आंसर, है ना। तो 2000 करोड़ एंड 400 करोड़ हमारा क्या होगा, आंसर होगा इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्लियर है, सिंपल है। देखो कितना आया 2000 करोड़ डेल वाई, और डेल एस कितना आया हमारा 400 करोड़, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 9 का। अब चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो। 10 क्या कह रहा है कि एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 400 करोड़, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो कह रहा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 400 करोड़। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, डेल आई इज इक्वल टू 400 करोड़, लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 1600 करोड़, यानी कि डेल वाई इज इक्वल टू 1600 करोड़। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एमपीसी। हमारे को क्या करना है, एमपीसी कैलकुलेट करना है।
है ना। फिर से हमें क्या करना होगा, फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, सॉरी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना होगा। तो क्या बोलेंगे, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब ये वाला फॉर्मूला तो हम यहाँ लगाएंगे नहीं, सीधा मेन फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या बोल देंगे, k इज इक्वल टू डेल वाई अपन डेल आई, डेल वाई अपन डेल आई, है ना। तो डेल वाई क्या है मेरा 1600 करोड़ से, डेल आई कितना है मेरा 400 करोड़ है, तो ये कितना आ गया 4। सो k इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई मेरा 4 है। अब जानते हैं हम नाउ क्या था फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, राइट। यानी कि 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यहां से मेरा MPC निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 MPC इज इक्वल टू 1 होगा ना। यानी कि ये हो जाएगा MPC इज इक्वल टू 3/4, है ना, 3/4, 28 and 530, तो ये हो जाएगा 0.75। तो MPC इज 0.75। सो कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा क्या हो जाएगा 0.75, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। क्लियर है, सिंपल है ये भी, ठीक है। देखो क्या आ गया, MPC इज 0.75। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 11। 11 क्या कहता है जरा देखो इसको, ये कह रहा है इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 600 करोड़। तो 11 का सोल्यूशन, डेल आई इज इक्वल टू 600 करोड़। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6, तो MPC इज 0.6। Calculate the total increase in income and consumption expenditure. So we have to calculate del y and we have to calculate del c, right? So how we can calculate it? तो हम कहते हैं सर पहले तो हमारे को क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लायर। हमने क्या करा, मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर लिया k को। जैसे ही हमने k को फाइंड आउट कर लिया तो हम del y को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गिवन विद द del i, और हम जानते हैं कि del y इज इक्वल टू k इंटू del i, है ना। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा del y निकल जाएगा। नाउ MPC इज गिवन 0.6, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, del c निकाल सकते हैं। del c इज इक्वल टू del y मल्टीप्लाइड टू MPC। तो इससे हमारे को क्या मिल जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन मिल जाएगा। तो चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन, यही दो चीज़ें हमारे को कैलकुलेट करने को कह रहा है। सो हम क्या बोलेंगे, पहले k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1/0.4 इज इक्वल टू 2.5, है ना। तो k क्या हो जाएगा मेरा 2.5 हो जाएगा। सो अब अपन del y निकाल सकते हैं, del y इज इक्वल टू k इंटू del i। del i कितना है 600 करोड़, और k कितना निकाला है 2.5 इंटू 600। तो 2.5 इंटू 600 कितना हो गया 1500। तो दिस इज आर 1500। del y कितना आ गया 1500। लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट द del c, है ना। del c का फॉर्मूला हमने क्या कहा, del c इज इक्वल टू del y मल्टीप्लाइड टू MPC इज इक्वल टू del y कितना आया मेरा 1500 करोड़ मल्टीप्लाइड टू MPC कितना है 0.6। तो 1500 0.6 ये आ गया कितना 900 करोड़। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11। देख लो 1500 और 900, 1500 करोड़ एंड 900 करोड़। आगे बढ़े, चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है देखो, 12 कह रहा है कि सपोज इन अ कंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 100 करोड़। यानी कि 12 का सोल्यूशन यहां देखते हैं हम, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रहा है। तो del I इज इक्वल टू 100 करोड़ and consumption is given by C is equal to 10 plus 0.6y, 10 plus 0.6y, where C is the consumption and Y is the income. How much increase will there take place in the income? Income में कितने का फर्क आएगा। So del Y is equal to what? Del Y is equal to what? So this is the question. कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करें इसको। तो देखो ये क्या है मेरा a प्लस बी वाई, हम जानते हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, यानी कि व्हाट इज b हियर। तो आप कहते हैं b इज इक्वल टू 0.6 एंड a इज इक्वल टू 10।
है ना, तो ये तो हमारे को समझ में आ गया। b इज इक्वल टू 0 पॉइंट, डेटा ले लिया हमने, हमें कुछ नहीं चाहिए अब। सो b c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, b इज इक्वल टू 0.6 एंड a इज इक्वल टू 10। ये जो b है दिस इज योर MPC, दिस इज योर MPC। सो वी हैव द MPC, कैन वी कैलकुलेट द k फ्रॉम हियर? तो हमने क्या कहा, कैलकुलेट k। अगर हम मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करते हैं दैट इज 1/1 माइनस MPC। MPC कितना है 0.6, 1/1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1/0.4 इज इक्वल टू 2.5। तो 2.5 मेरा क्या आ गया, k आ गया। तो वी गेट द k। अब हमसे पूछ रहे डेल वाई क्या होगा, तो डेल वाई क्या होगा, तो हम जानते हैं कि डेल वाई इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड टू डेल आई। अब k हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 2.5 एंड डेल आई इज 100। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 250 करोड़ हो गया, दैट इज माई डेल वाई, है ना। 250 करोड़ मेरा क्या हो गया, डेल वाई हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हाउ मच इंक्रीज विल देयर बी टेक प्लेस इन इनकम? तो अभी आप एक लाइन लिख दो यहां, क्या बोलोगे? इंक्रीज इन इनकम बाय 250 करोड़, दिस इज योर आंसर, है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। दैट्स इट। ये इलस्ट्रेशन थे हमारे एंड दिस इज ऑल अबाउट योर 2 सेक्टर मॉडल। अब हम चलेंगे 3 सेक्टर मॉडल पे एंड 3 सेक्टर मॉडल में को हम थॉरली देखेंगे। हम जानते हैं कि 3 सेक्टर मॉडल में हमारे पास एक नया एलिमेंट आ जाएगा, कंपोनेंट आ जाएगा एंड दैट कंपोनेंट विल बी द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हमें क्या करना होगा, इंक्लूड करके चलना होगा एंड वी विल सी दैट। तो लेट्स स्टार्ट विद द 3 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, 3 सेक्टर मॉडल की बात करें केनेजियन की, हम जानते हैं 3 मॉडल्स हैं हमारे पास, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। तो वी आर डन विद द 2 सेक्टर मॉडल, तो नाउ वी आर गोइंग टू द 3 सेक्टर मॉडल, है ना। तो लेट्स स्टार्ट 3 सेक्टर मॉडल, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जाहिर सी बात है यहाँ भी हम क्या डिटरमिन करने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ सी दिस, अगर हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करें तो सबसे पहले हमारे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन से सेक्टर्स हमारे होंगे। तो वी नो दैट इन 3 सेक्टर मॉडल हमारे पास 3 सेक्टर्स होंगे। वी विल हैव द हाउस होल्ड्स, ठीक है, बिजनेस होगा, ये तो हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल में था ही। इसके बाद हमारा आ जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर। अब जरा इस बात को ध्यान दो आप कि आपने इसमें से 2 सेक्टर को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, कहाँ, 2 सेक्टर मॉडल में, हाउस होल्ड और बिजनेस को। तो यहाँ का जो नॉलेज है, यहाँ का जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को तो हमारे को रखना ही है और उस अंडरस्टैंडिंग में हमारे को ऐड कर देना है गवर्नमेंट सेक्टर को। तो अपना प्राइमरी जो मेनली हमारा डिस्कशन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को लेके होगा, यही हमारा क्या होगा, एक एडिशन हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, है ना, और इन्हीं 3 कंपोनेंट से डिसाइड होगा हमारा क्या, हमारा एग्रीगेट डिमांड। यहीं से हमारा क्या डिसाइड होगा, एग्रीगेट डिमांड डिसाइड होगा। तो आप क्या कहते हैं कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो हियर वी हैव 3 कंपोनेंट्स। पहले इसको देख लेते हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, 3 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट है? तो सबसे पहले आता है हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड्स कंजम्पशन। और आप जानते हैं कि हाउस होल्ड कंजम्पशन को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। हाउस होल्ड कंजम्पशन के बाद हमारा आता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो वी विल सी द बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिमांड, बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिमांड। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिमांड को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। और फिर आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो आप कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट सेक्टर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हमारा आता है तीसरे में, जिसको अपन डिनोट कर देते हैं किससे, जी से। सो वी हैव सी, आई एंड जी। तो क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, आप जानते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये तो होगा हमारा, है ना, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। नाउ दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव टू डिस्कस अबाउट, है ना, इस पे हमारे को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। तो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, राइट। At equilibrium it is going to be y is equal to c plus I plus g. Now in this particular model, model, the 3 sector model or 3 sector economy,
सर्कुलर फ्लो हमारा किस तरह का होगा? सर्कुलर फ्लो को अगर हम समझते हैं तो बहुत हद तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? लेट्स सी द सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर मॉडल। अब हम जानते हैं कि अब हमारे पास 3 सेक्टर आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगा बीच में, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। सो गवर्नमेंट का क्या इंटरफेरेंस होता है और गवर्नमेंट में किस तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देख सकते हैं, राइट? हाउस होल्ड्स और बिजनेस के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं। हम जानते हैं कि हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम होता है, बिजनेस फैक्टर पेमेंट कर रहा होता है, हाउस होल्ड फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहा होता है बिजनेस को, राइट? सो दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो इन 2 सेक्टर मॉडल, तो वी हैव टू प्लेस इन व्हाट? द गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि इसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, सो नो फॉरेन ट्रेड इज इंक्लूडेड। यहां एक नोट डाल देते हैं, हम क्या बोलेंगे? नो फॉरेन ट्रेड इज इंक्लूडेड, ये यहां इंक्लूड नहीं होगा। नो फॉरेन ट्रेड इज इंक्लूडेड, तो हम कोई भी फॉरेन ट्रेड की यहां हम बात करते नहीं है इस 3 सेक्टर मॉडल में, राइट? सो अगर हम सर्कुलर फ्लो को देखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या क्या है देखो। हम जानते हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर क्या आ गया मेरे पास? बिजनेस। फिर हमारे पास आ गया हाउस होल्ड। अब ये 2 तो होगा ही होगा, 2 सेक्टर फ्लो, 2 सेक्टर का हमने देखा था सर्कुलर फ्लो प्रीवियसली, तो बिजनेस एंड हाउस होल्ड तो होगा ही होगा। इसके अलावा तीसरा सेक्टर आ गया हमारे पास, इसका सेक्टर है ये, गवर्नमेंट का सेक्टर है, ओके? अब इनके बीच में जो एक्सचेंज है रिसोर्सेज का, दैट व्हाट वी हैव टू सी। और वहीं से आपको बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर क्या है। बिजनेस एंड हाउस होल्ड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। अब जरा गौर करना है कि बिजनेस एंड हाउस होल्ड के रिलेशन को जरा समझो। बिजनेस एंड हाउस होल्ड में क्या रिलेशन है? हम जानते हैं कि हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर प्रोवाइड करता है बिजनेस को, और बिजनेस उस फैक्टर के अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट करता है। तो वही फैक्टर पेमेंट जो है वो पर्सनल इनकम हो जाता है किसका? हाउस होल्ड का। फर्दर हम ये भी जानते हैं कि जो बिजनेस ने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू द हाउस होल्ड्स, एंड हाउस होल्ड्स उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वहां क्रिएट हो जाता है। तो ये जो फ्लो है रिसोर्सेज एंड मनी का 2 सेक्टर में हमने इसको डिटेल में समझा था। अब जरा सोचो होता क्या है कि बिजनेस एंड हाउस होल्ड के बीच में अगर हम कहें कि अगर बिजनेस ने प्रोडक्ट बेचा और प्रोडक्ट को हाउस होल्ड खरीदता है, तो बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं। तो देयर इज एन इंटरमीडिएटरी मार्केट इन बिटवीन, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट को बेचा जाता है। लाइकवाइज अगर जब फैक्टर को खरीदने की बात आती है, देयर आर सप्लायर्स इन्वॉल्वड इन बिटवीन, तो वी हैव अ सप्लायर मार्केट एज वेल। तो उसको अपन सप्लायर मार्केट को फैक्टर मार्केट कह सकते हैं, इंटरमीडिएटरीज मार्केट को प्रोडक्ट मार्केट कह सकते हैं। तो जरा सोचो हमने क्या किया, हमने कहा देयर इज अ फैक्टर मार्केट, राइट, एंड देयर इज अ प्रोडक्ट मार्केट। दोनों को इस तरह से शो कर दिया, फैक्टर को भी और प्रोडक्ट को भी। तो प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू क्या कर रहा होगा? ये अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा होगा। फैक्टर मार्केट के थ्रू क्या कर रहा होगा? फैक्टर प्रोडक्शन ले रहा होगा, किससे? हाउस होल्ड से। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन किस तरह से होगा? तो आप कहते हैं सर जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस को। तो यहां से फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट हुआ किधर? बिजनेस की तरफ। अब ये जो फैक्टर सर्विसेज है, दिस फैक्टर सर्विसेज विल बी कंज्यूम्ड बाय बिजनेस। बिजनेस क्या करता है? इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करता है, और इन फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट बिजनेस फैक्टर पेमेंट करेगा। जब इसने फैक्टर सर्विसेज लिए तो ये क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपको पैसे का मूवमेंट दिखाई देगा इन फॉर्म ऑफ व्हाट? फैक्टर पेमेंट। सो फैक्टर पेमेंट हुआ, यहीं से हाउस होल्ड का क्या होता है? इनकम होता है। यहीं से हाउस होल्ड का क्या होता है? इनकम होता है। तो ये हो गया मेरा पर्सनल इनकम, हाउस होल्ड का पर्सनल इनकम। अब हाउस होल्ड का जो इनकम आया है, इसको हाउस होल्ड कंज्यूम भी करेगा, करेगा ना? तो कंजम्पशन की बात आएगी। तो कंजम्पशन किस आधार पे करता है? तो हम कहते हैं सर हो क्या रहा है कि बिजनेस ने जो फैक्टर सर्विसेज यहां से लिया, तो बिजनेस विल बी प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू द प्रोडक्ट मार्केट। तो गुड्स एंड सर्विसेज गए, आउटफ्लो है इसका गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस से। नाउ दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको चला गया? हाउस होल्ड को चला गया। अब ये तो फ्री में गया क्या? नहीं ना, जाहिर सी बात है हाउस होल्ड इसके लिए क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अब चूंकि ये कंज्यूम कर रहा है इन गुड्स एंड सर्विसेज को, तो इस एक्सपेंडिचर को आप क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इधर आ गया मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, राइट, ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दैट विल गो टू व्हाट? बिजनेस। तो यहां से कहां जा रहा है? ये बिजनेस के पास जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है? ये बिजनेस के पास जा रहा है। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है ऑन प्रोडक्ट। अच्छा, कैसा प्रोडक्ट? किसका एक्सपेंडिचर? हाउस होल्ड का। कैसा प्रोडक्ट? तो हम फॉरेन ट्रेड को हम एक्सक्लूड कर चुके हैं पहले ही, तो जाहिर सी बात है दीज ऑल प्रोडक्ट आर व्हाट? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो एक्सपेंडिचर है, दैट विल गो टू द बिजनेस। नाउ से दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड द हाउस होल्ड। अब बीच में कौन आ रहा है? गवर्नमेंट आ रहा है।
लेकिन अब यहां एक बात और आपको समझना होगा, हाउस होल्ड से रिलेटेड एक बात को और हम समझे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे क्या हाउस होल्ड कंजम्पशन सिर्फ कंजम्पशन ही करता है? तो आप बोलते हो नहीं सर, ये सेविंग भी करता है। हाउस होल्ड क्या करता है? सेविंग भी करता है। सेविंग किस टर्म में? तो हम कहते हैं सर सेविंग के लिए हो सकता है इन्होंने किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा लगा दिया हो, राइट। सो फिर हमारे पास एक और मार्केट आता है बीच में जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो वी विल गेट द फाइनेंशियल मार्केट हियर। अब क्या हो रहा है, इस फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड ने अपने सेविंग को क्या किया? इन्वेस्ट किया। तो जैसे मान लो किसी का आपने स्टॉक बाई किया, तो अगर आपने ये सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया तो यही फाइनेंशियल मार्केट का जो यहाँ का जो सेविंग है आपका हाउस होल्ड का, दैट सेविंग विल बी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। तो यहां से बिजनेस को क्या मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। सो दैट इज गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू व्हाट? बिजनेस। तो फाइनेंशियल मार्केट से इन्वेस्टमेंट मिल रहा है किसको? बिजनेस को। फर्दर सोचो कि अगर हम देखें गवर्नमेंट का, अब तो गवर्नमेंट को क्या फंड की जरूरत होती है? तो गवर्नमेंट का इनकम भी है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी है। कभी गवर्नमेंट डेफिसिट में रहती है, कभी गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल होता है। जब गवर्नमेंट डेफिसिट में रहती है तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती है? हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कब गवर्नमेंट डेफिसिट में रहती है, हम उसको देखेंगे बाय लॉजिक। बट अभी फिलहाल इतना समझो, क्या हमेशा गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड रहता है? तो आप बोलोगे नहीं। तो गवर्नमेंट का इनकम क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट के बोरोइंग्स क्या है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट का इनकम किस फॉर्म में आता है? तो आप कहते हैं टैक्सेस के फॉर्म में आता है। गवर्नमेंट क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड्स को, बिजनेस को, और बदले में उनसे टैक्स वसूलती हैं। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स वसूलती नहीं है, गवर्नमेंट से आउटफ्लो भी है। जैसे आप ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करते हैं, तो अगर हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट होता है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? आउटफ्लो है। तो अगर मैं गवर्नमेंट के साइड से अगर मैं शो करने की कोशिश करूं कि किस तरह का मूवमेंट हमारे को दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये ट्रांसफर पेमेंट का मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ होगा ना। तो ये हो गया मेरा ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट का मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ हुआ मेरा, राइट। लेकिन टैक्सेस का मूवमेंट ऐसा होगा। टैक्सेस क्या है? गवर्नमेंट के लिए इनकम है, जबकि ये ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट का क्या है? एक्सपेंडिचर है। लाइकवाइज अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस से गवर्नमेंट क्या लेता है? टैक्सेस लेता है। तो ये टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। लेकिन यहां ट्रांसफर पेमेंट का तो कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। तो यहां क्या आता है? आप क्या देते हो बिजनेस को? और आप याद करो एनआईटी आप कैलकुलेट करते थे, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस याद होगा आपको, उसमें आप ट्रीट करते थे किसको? सब्सिडीज को। तो जाहिर सी बात है सब्सिडीज का पेमेंट यहां होता है। गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज देती है किसको? बिजनेस को। तो यहां पैसे का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। सब्सिडीज गोज टू द बिजनेस। सो नाउ व्हाट यू कैन से इज कि टैक्सेस के फॉर्म में हमारा क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है, बट ट्रांसफर पेमेंट बाहर जा रहा है, सब्सिडीज भी बाहर जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट विल बी परचेजिंग द गुड्स एज वेल, है ना। तो गवर्नमेंट का प्रोडक्ट मार्केट में भी इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्दर सोचो व्हाट मे हैपन हियर। हम कहते हैं सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सम टाइम गवर्नमेंट नीड टू बोरो, और गवर्नमेंट कहां से बोरो करेगा? फाइनेंशियल मार्केट से। तो यहां आ जाता है हमारी गवर्नमेंट बोरोइंग्स। जगह कम है, मैं छोटे छोटे लिख रहा हूं, लिख लोगे आप। ये है गवर्नमेंट बोरोइंग्स। क्या है ये है गवर्नमेंट बोरोइंग्स। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? बोरो भी करेगा। तो गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, राइट। सो दैट इज देयर। ओके, इसके अलावा जरा सोचो आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां मेंशन कर सकते हैं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, तो आप यहां इसको क्या दिखा सकते हो? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस इन प्रोडक्ट मार्केट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस इन प्रोडक्ट मार्केट। सो दिस इज योर 3 सेक्टर मॉडल। और आप देख सकते हैं फ्लो ऑफ रिसोर्सेज को, फ्लो ऑफ इनकम को आप देख सकते हैं। आपको हाउस होल्ड का भी इनकम और एक्सपेंडिचर दिख रहा है, बिजनेस का भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिख रहा है, आपको गवर्नमेंट का भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिख रहा है। तो यहाँ जो हमारा प्राइमरी जो जिस पे हमें ज़्यादा डिस्कशन करना है, जिस पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, दैट इज द गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि हम हाउस होल्ड और बिजनेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 सेक्टर मॉडल में, हम उसको ऑलरेडी अच्छी तरह से समझ चुके हैं 2 सेक्टर मॉडल में। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं हम? द 3 सेक्टर मॉडल constructed assuming the 3 sector model is constructed assuming that government purchases are autonomous। इसको याद रखना। हालांकि however this is not realistic, this is not realistic, ऐसा नहीं हो सकता। But for the sake of simplicity, we assume that the government expenditure, government purchase are autonomous। government purchase क्या है? Autonomous है।
ठीक है, गवर्नमेंट परचेजेस ऑटोनोमस। सो हाउ कैन वी सी दिस? सबसे पहले, इससे पहले कि हम डिटेल डिस्कशन में जाएं और डिफरेंट गवर्नमेंट के टर्म्स में हम डिफरेंट चीज़ों को देखना शुरू करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है हमारा, AD इज इक्वल टू AS। हम जानते हैं ना इक्विलिब्रियम पे क्या होता है हमारा, AD इज इक्वल टू AS। तो हाउ कैन वी डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल, इसको हमें देखना है। चलो जरा आप इस ग्राफ पे गौर करिए। दिस इज x, दिस इज y, ये हो गया मेरा AE और इधर हमने ले लिया हमारा इनकम, तो दिस इज माय इनकम। अब ये हमारा 45 डिग्री लाइन है, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह से। सो दिस इज माय 45 डिग्री लाइन एंड दिस इज अ लीनियर कर्व C, फिर C प्लस I, है ना, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व आ गया, C प्लस I एंड AD एंड AE आर सेम, वी नो दैट। अब जब हम गवर्नमेंट को ऐड करते हैं, देन वी गेट C प्लस I प्लस G। तो आप जरा गौर करो व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगर हम इसको देखें तो जब हम यहां होते हैं C प्लस I, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, याद है, ये क्या हो गया मेरा इक्विलिब्रियम हो गया, तो दिस इज माय E। लेकिन जब हम गवर्नमेंट को यहां इंक्लूड कर रहे हैं, सो दिस इज माय सेकेंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, वी कैन सी दैट इज E1। तो कितने का डिफरेंस आया, तो अगर मैं इसको y मान लूं और इसको मैं y1 मान लूं, तो आप जानते हैं कि क्या हो रहा है मेरा चेंज इन इनकम एंड दैट इज बाय डेल y। सो हियर वी कैन सी द चेंज इन इनकम, दैट इज बाय डेल y। एज फार एज दिस 45 डिग्री लाइन इज कंसर्न, दिस इज माय y और ये जो मेरा इनकम है ये क्या होगा अब C प्लस S प्लस गवर्नमेंट का इनकम, मतलब T, तो ये हो गया मेरा C प्लस S प्लस T, दैट इज माई Y, है ना। सो फर्दर देखो, अगर हम इंजेक्शन लीकेज को इंक्लूड करें, यहां सेविंग वाले ग्राफ को देखें, तो दिस इज आर इंजेक्शन लीकेज at y and income at x axis। इसको यहां कनेक्ट कर लीजिए, तो ये इनकम लेवल क्या है y, और इनकम लेवल क्या है ये मेरा y1, है ना। दिस इज आवर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज आर इन्वेस्टमेंट I प्लस G, इन्वेस्टमेंट I एंड प्लस G, ये गवर्नमेंट का। सो इट विल गो लाइक दिस, तो दिस इज आर E पॉइंट एंड दिस इज आर E1 पॉइंट, ये मेरा E है और E1 है। तो अब हम क्या देख सकते हैं यहां कि यहां देखो आप C प्लस I एंड C प्लस I प्लस G, तो ये जो गैप है बेसिकली ये किसको बता रहा है मेरे G को, और ये वाला जो गैप है ये किसका डिफरेंस है, ये इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। लाइकवाइज इधर आ जाओ, जो आपका I प्लस G एंड I है, सो दिस गैप इज बेसिकली डिनोटिंग व्हाट, G। अगर आप इन दोनों ग्राफ को गौर करो तो आप क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, या पहले अगर हम AD की बात करें यहां, तो मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो बन रहा है C प्लस I प्लस G, है ना, यही है ना, C प्लस I प्लस G, दिस इज इट, C प्लस I प्लस G। एंड अगर हम AS की बात करें, सो AS मेरा हो गया C प्लस S प्लस T, C प्लस S प्लस T, एंड वी नो दैट हम क्या जानते हैं बताओ, वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम इनकम हमें देखना है, तो वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS। नाउ इफ AD इज इक्वल टू AS, इसका मतलब C प्लस I प्लस G इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T इज इक्वल टू Y, यस और नो।
तो अगर हम इनकम देखें एट इक्विलिब्रियम, सो दैट विल बी इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी या सी प्लस आई प्लस जी, ऐसा ही होगा। या इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो सी एंड सी दोनों कैंसिल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। अच्छा, अगर हम सिमिलर को एक साइड ले आते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जी माइनस टी इज इक्वल टू एस माइनस आई, ये सुनो, जी माइनस टी इज इक्वल टू एस माइनस आई, जी माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट, एस माइनस आई। इसको हमें ध्यान में रखना है और यहीं से आपको बहुत बहुत ही अच्छा रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आप जानते हैं एट इक्विलिब्रियम वाई तो मेरा क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी या सी प्लस एस प्लस टी, इससे मेरा वाई कैलकुलेट होकर हमारे को मिल जाएगा। और एट इक्विलिब्रियम बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ए एस, तो यही हमारा फॉर्मूला होगा, इसी के आधार पे हम सारे कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। बट फर्दर हमने देखा बड़ा सिंपल सा रिलेशन हमारे को दिखाई दिया, जी माइनस टी इज इक्वल टू एस माइनस आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी होता है जी इज ग्रेटर देन आई, मतलब क्या हुआ इसका कि इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर is if government expenditure is greater than income, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में व्हाट वी विल ट्राइंग टू डू इज वी हैव टू बोरो, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, बोरो करना होगा। तो आप क्या बोलोगे, गवर्नमेंट बोरोज द फंड as there is deficit, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, और अगर डेफिसिट होगा तो फंड को क्या किया जाएगा, बोरो किया जाएगा। अब इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है, व्हाट इफ जी इज लेस देन आई, तो अगर मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो मेरे इनकम से कम है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके इनकम से कम है, तो क्या करेगा बताओ, गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट, गवर्नमेंट क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। सो this is how we can simply interpret it. Determination of equilibrium income is simply y is equal to c plus s plus t or c plus I plus g, and we say that if government expenditure is greater than the income, in that case government will have to borrow, and if government expenditure is less than the income, then in that case government will invest, right? So ये दो सिचुएशन हमारे पास यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट को लेके वी हैव टू सी, और गवर्नमेंट को लेके वी विल हैव टू डू डिफरेंट कैलकुलेशंस, डिफरेंट सिनेरियोज को हमें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा, डिफरेंट सिनेरियोज को हमारे को कंसीडर करना होगा। लेट्स से अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट की एक स्पेंडिंग क्या है, इसको हमें देखना होगा। उसके बाद हमारे पास है टैक्सेस, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास बोरोइंग्स का। तो ये तीन एस्पेक्ट को आपको क्या करना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इनकम। सो बोरोइंग्स के बारे में आपने यहाँ एक रूल सीखा कि अगर एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से कम है, तब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, और अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो गवर्नमेंट को बोरो करना होगा। But we have to see the spending of the government, taxes and borrowings, and for that purpose we have to learn certain calculations, certain aspects, है ना। तो some important aspects देखते चलो इसको। नंबर 1, income determination with lump sum tax। अब सवाल आता है इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स। तो लमसम टैक्स हमेशा तो होता नहीं है, सो हम कहते हैं सर लमसम टैक्स तो हमेशा होता नहीं है, प्रोपोर्शनेट टैक्स तो होता ही है ना, इनकम के हिसाब से टैक्सेस तो लगते हैं, और इनकम के हिसाब से टैक्सेस लगते हैं, मतलब टैक्स रेट मल्टीप्लाइड टू इनकम, ये कहाँ गया। तो हम कहते हैं इसकी ट्रीटमेंट हम यहां नहीं देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लमसम। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लमसम टैक्स की बात कर रहे हैं इन दिस फर्स्ट केस। आपको प्रोपोर्शनेट टैक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट, इस पे अभी दिमाग नहीं लगाना हमारे को, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, लमसम टैक्स की बात कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, एज्यूम गवर्नमेंट imposes a lump sum tax and
हैज अ बैलेंस्ड बजट। देखो बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या हुआ, इफ बजट इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ G इज इक्वल टू टी, मतलब जो मेरा एक्सपेंडिचर होगा वो मेरे इनकम के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। सो एज्यूम गवर्नमेंट इंपोजेज अ लंप सम टैक्स एंड हैज अ बैलेंस्ड बजट एंड देयर इज नो ट्रांसफर पेमेंट्स। अब आप बोलोगे सर ट्रांसफर पेमेंट्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन हमने तो अभी देखा था सर्कुलर फ्लो में कि ट्रांसफर पेमेंट्स होंगे, तो हम उसको देखेंगे बाद में। ये हमारा पहला सिनेरियो है वेयर वी आर कंसीडरिंग द लंप सम टैक्स, जहां गवर्नमेंट क्या कर रही है, लंप सम टैक्स इंपोज कर रही है, बजट बैलेंस है गवर्नमेंट का, मतलब G इज इक्वल टू टी है, और साथ ही साथ किसी तरह का ट्रांसफर पेमेंट हमारे पास यहां नहीं है। तो अगर ऐसा होता है, सो इन दिस केस बताओ मेरे को, इन दिस केस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, या डिस्पोजेबल इनकम तो आप इसको YD कर सकते हैं। सो YD इज इक्वल टू व्हाट, YD यहां मेरा क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा मेरा, तो हम कहते हैं सर जो आपका टोटल इनकम था माइनस टैक्स, और किस टैक्स की बात हो रही है, लंप सम टैक्स की बात हो रही है, तो ये मेरा क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम होगा। तो हमने क्या किया, इनकम में से टैक्स हटा दिया, इनकम में से टैक्स हटा दिया तो क्या मिल गया मेरा, डिस्पोजेबल इनकम मिल गया, राइट। सो हियर लिख ही देते हैं, टी क्या है मेरा, लंप सम टैक्स है, टी क्या है मेरा, लंप सम टैक्स है, तो कैपिटल टी से हमेशा डिनोट करते हैं, तो टी क्या है मेरा, लंप सम टैक्स है। सो YD इज इक्वल टू वाई माइनस टी, अब इसको यहां प्लेस करो, C इज इक्वल टू A प्लस बी, क्या बोलोगे, वाई माइनस टी, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस टी, यानी कि C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस बी टी, बी वाई माइनस बी टी, ठीक है, बी वाई माइनस बी टी होगा ना ऐसा, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस बी टी। नाउ Y क्या होता है हमारा, Y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी, है ना, या C प्लस एस प्लस टी वट एवर, तो Y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू C क्या है मेरा, A प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, है ना, तो ये मेरा क्या हो गया Y, ठीक है। तो दिस इज माई Y, A माइनस A प्लस बी वाई माइनस बी टी, बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, नाइस। फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, A इज इक्वल टू 1 अपन 1 माइनस बी इंटू A माइनस बी टी, ब्रैकेट में डाल दो, प्लस आई प्लस जी, A माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा Y निकल के आ गया इन केस व्हेन देयर इज लंप सम टैक्सेस आर इम्पोज्ड। तो ये मेरा लंप सम टैक्सेस क्या बता रहा है, T बता रहा है, राइट। सो इट्स 1 अपन 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड टू A माइनस बी टी प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या करने का है, ध्यान में रखने का है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। देन वी मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो, इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर नेक्स्ट सिनेरियो पे चलेंगे। ओके डन, चलिए देखते हैं अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक हमने किया था लास्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 13 को देखो, 13 क्या कह रहा है, सपोज वी हैव द फॉलोइंग डेटा अबाउट सिंपल इकोनॉमी, C इज इक्वल टू 10 प्लस 0.75 YD, है ना। तो यहाँ अपन सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन किसका, 13 का, क्या क्या गिवन है मेरे पास, C इज इक्वल टू 10 प्लस 0.75 YD, ठीक है। I इज इक्वल टू 50, तो I इज 50, G इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 20, बैलेंस्ड बजट है, where C is the consumption, I is the investment, Y is the disposable income, G is government expenditure and T is the tax. Find out the equilibrium level of national income and what is the size of the multiplier. Size of the multiplier calculate करना है हमारे को and equilibrium level पे national income calculate करना है। तो अगर हम A को solve करें पहले, तो कैसे होगा बताओ। हम क्या कहते हैं, here क्या है मेरे पास, G is equal to T है, इसका मतलब क्या है, बैलेंस्ड बजट है। ये कहने का मतलब क्या हो गया मेरा, क्या है, बैलेंस्ड बजट है, तो G इज इक्वल टू T। सो वी सिंपली, अगर हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल पे नेशनल इनकम, सो Y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी, Y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी। सो Y इज इक्वल टू C इज गिवन 10 प्लस
0.75 वाई डी प्लस आई प्लस जी। अब देखो, अब वाई डी क्या है, मेरा डिस्पोजेबल इनकम है, तो हम जानते हैं कि वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, यही होगा मेरा। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.75 वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी, ऐसा हो जाएगा। ओके, फर्दर क्या हो सकता है, इज इक्वल टू 10 प्लस 0.75 वाई माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड टू टी प्लस आई प्लस जी। अब जरा वैल्यू अगर हम डालना शुरू करें तो y इज इक्वल टू 10 प्लस 0.75 वाई माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड टू t कितना है मेरा, 20 है, तो 0.75 20 मतलब 15 होगा, कितना हो जाएगा 15, तो माइनस 15 प्लस i कितना है, देखो i इज 50, तो 50 प्लस g कितना है मेरा, g इज 20, तो ये 20 आ गया। ठीक है, 0.75 को इस तरफ ले आते हैं, तो y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू, तो 10 80 माइनस 15 तो 65 हो गया, तो इस साइड हमारे को क्या मिल गया 65, तो ये क्या हो गया y माइनस 0.75 y मतलब 0.25 y इज इक्वल टू 65, हेंस y इज इक्वल टू 65 अपन 0.25 इज इक्वल टू कितना हो गया 65 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गया हमारा 260। सो नेशनल इनकम हमारा क्या हो गया 260 हो गया, है ना, नेशनल इनकम क्या हो गया हमारा 260 हो गया एट इक्विलिब्रियम। सिंपल है, सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यूज को प्लेस करना है, वंस यू प्लेस द वैल्यू यू विल गेट योर आंसर्स। और नंबर ऑफ इक्वेशंस लिमिटेड है, उन्हीं को हमें क्या करना है, ट्विस्ट करना है, उन्हीं को हमें यूज करना है। अब हमसे पूछ रहा है साइज ऑफ मल्टीप्लायर, साइज ऑफ मल्टीप्लायर हमसे पूछ रहे हैं, आप बता सकते हो साइज ऑफ मल्टीप्लायर, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, बता सकते हो आप मुझे, साइज ऑफ मल्टीप्लायर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, साइज ऑफ मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप बोलोगे सर इट मींस जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज के, है ना, मल्टीप्लायर पूछ रहा है, तो के इज इक्वल टू 1 अपन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो एमपीसी क्यों लेके आए सर, एमपीसी इसलिए लेके आए बालक क्योंकि आपको बी गिवन है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, याद होगा। सो यहाँ ए क्या है 10 है, बी क्या है 0.75 है, और ये जो बी है दिस इज माई एमपीसी, यही मेरा क्या होता है एमपीसी होता है, तो 1 अपन 1 माइनस एमपीसी, इसको हम क्या कह सकते हैं 1 अपन 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपन 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1 बाय 0.25 इज इक्वल टू 4, तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। क्लियर है, दो चीजें पूछ रहा था हमसे, इनकम और हमसे पूछ रहा था मल्टीप्लायर, बताओ डन। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 13, कितना कितना आया है आंसर देख लो, 260 और ये आया 4, है ना, दैट्स इट। चलते अब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, चलते हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो पहला जो देखा था हमने लमसम टैक्स पे देखा था, पहला हमने क्या देखा था लमसम टैक्स पे देखा था। दूसरा देखते हैं अब इसमें, दूसरा क्या वेरिएशन हमारे को मिलेगा, इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ लमसम टैक्स तो रहेगा ही रहेगा, एंड अब टीआर को ले आओ। व्हाट इज टीआर, ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ये दोनों आ गए हमारे पास, तो अब हम दोनों को कंसीडर करेंगे, पिछले वाले में हमने ट्रांसफर पेमेंट को कंसीडर नहीं किया था, तो क्या आ गया इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट। अब बताओ इस केस में नाउ जो मेरा कंजम्पशन फंक्शन होगा, जो मेरा कंजम्पशन फंक्शन होगा दैट विल बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, याद होगा आपको। तो अब इसमें वाई डी क्या होगा, तो हम क्या कहते हैं सर यहां वाई डी में वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, ये तो पहले वाली कहानी थी जब हमारे पास सिर्फ टैक्सेस की हम बात कर रहे थे, लमसम टैक्स की बात कर रहे थे। अब यहां ट्रांसफर पेमेंट भी आ रहा है, तो अगर ट्रांसफर पेमेंट भी आ रहा है तो प्लस क्या हो जाएगा टी आर, है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा टी आर, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा डिस्पोजेबल इनकम होगा। अब तो वाई डी मेरा हो जाएगा वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी प्लस टी आर। तो अगर मैं यहां इसको देखूं कंजम्पशन फंक्शन को, तो माई कंजम्पशन फंक्शन नाउ कैन बी रिटन एज ए प्लस बी वाई माइनस
टी प्लस टी आर, लिखा जा सकता है ना, y माइनस टी प्लस टी आर। अब जरा सोचो कि जो मेरा इनकम होता है एट इक्विलिब्रियम, नेचुरल इनकम, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब c की जगह हम अगर c का वैल्यू डाल दें तो मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी वाई, बी को y से मल्टीप्लाई करो, क्या मिला, बी वाई माइनस बी टी प्लस बी टी आर हो जाएगा। ए से बी से हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस आई प्लस जी हो गया ना, इज इक्वल टू व्हाट, y। अब जरा देखो y प्लस बी वाई को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो y प्लस वाई माइनस हो जाएगा, y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी होगा। अब y माइनस बी वाई में y को कॉमन लो तो क्या आ गया, 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपन 1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। ये मेरा क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया एट इक्विलिब्रियम, हो गया ना। तो इन दिस सिनेरियो व्हाट वी हैव कंसीडर्ड द टीआर, द ट्रांसफर पेमेंट, है ना। ट्रांसफर पेमेंट को हम लेके आ गए तो हमारे पास ये सिनेरियो बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। फटाफट नोट करिए एंड देन विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस, ओके। आपको पता है आपके पास ऑप्शन है वीडियो को पॉज करने का। सो लेट्स सी दिस। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सपोज द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 YD। तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं 14 को कैसे सॉल्व करें। C क्या दिया हुआ है, 100 प्लस 0.75 YD, ठीक है। I इज इक्वल टू 200, I इज इक्वल टू 200, G इज इक्वल टू T होगा तभी तो बैलेंस्ड बजट होगा, इज इक्वल टू 100 एंड वी आर गिवन TR तो अब आएगा इज इक्वल टू 50। अब क्या आ जा रहा है, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारे को कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं C इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और C का वैल्यू हम जानते हैं C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 YD। और जब अपन YD को यहाँ देखेंगे तो YD में हमने क्या कहा था कि अब जो YD होगा, YD इज इक्वल टू वाई माइनस टी प्लस टी आर हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू वाई माइनस टी प्लस टी आर हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन सी हियर, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0.75, ठीक है, y माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। वैल्यू डालो कितना आ गया, 100 प्लस 0.75 y माइनस टी कितना है मेरे पास 100, y माइनस 100 प्लस टी आर कितना है 50 प्लस आई कितना है मेरे पास 200 प्लस जी कितना है मेरे पास 100, तो जी आ गया 100, है ना। तो ये हमारा इक्वेशन बना इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 100 प्लस 0.75 वाई माइनस 75 होगा, 75 प्लस 37.5 प्लस 200 प्लस 100 इज इक्वल टू वाई। तो y माइनस 0.75 वाई इज इक्वल टू, देखो ये कितना आ रहा है 200 प्लस 100, 300 प्लस 100, 400, 437.5 माइनस 75, ये आ गया आपका 362.5। तो 0.25 y इज इक्वल टू 362.5, हेंस y इज इक्वल टू 362.5 डिवाइडेड बाय 0.25। तो ये आ रहा है आपका इज इक्वल टू 1450। दिस इज योर आंसर। सिर्फ हमारे को इनकम कैलकुलेट करना था इक्विलिब्रियम पे, तो 1450 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1450 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो दिस इज इट। डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा के कैलकुलेट कर लो। इक्वेशन से ही बढ़ो, इक्वेशन से ज़्यादा इजी होता है ना, कोई गलती नहीं होगी आपको।
लॉजिकल रहोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला को रटने की हमारे को जरूरत भी नहीं है। तो दिस इज योर इनकम डिटर्मिनेशन बाय लंप सम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे पे। तो यहां हमें क्या करना है, वी हैव टू सी द इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स एज फंक्शन ऑफ इनकम। अभी जो हमारा टैक्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और जैसे ही आपने फंक्शन ऑफ इनकम कहा, इसका मतलब हुआ कि नाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग टैक्स एज द फंक्शन ऑफ इनकम, मीन्स द इंटरेस्ट टैक्स रेट विल बी मल्टीप्लाइड टू द इनकम, देन यू विल बी गेटिंग द टैक्स। तो अभी इससे पहले जो हमने देखा था उसमें सिर्फ हम लमसम टैक्स की बात कर रहे थे, बट यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। टैक्स सिस्टम में दोनों चीजें आती हैं। आप क्या कहते हैं, टैक्स सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ both lump sum tax and proportional taxes and proportional taxes। तो इसमें लमसम टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस दोनों को हम कंसीडर करते हैं टैक्स सिस्टम में। अभी हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा भाई, सीधी सी बात है। हम कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हमेशा जो है हमारा जो बजट है दैट नॉट ऑलवेज बैलेंस्ड बजट, वी आर नॉट गोइंग टू गेट बैलेंस्ड बजट ऑलवेज। तो जाहिर सी बात है दोनों चीजें होंगी। एंड ऑटोनोमस लमसम टैक्स भी हमेशा नहीं होता, सो पहले केस में हमने लमसम टैक्स के साथ देखा था, बट नाउ वी आर कंसीडरिंग टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम इन आवर थर्ड केस। एंड टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम की अगर हम बात करेंगे तो अब हमारे पास दोनों कंपोनेंट आएंगे, लमसम टैक्स भी आएगा एंड प्रोपोर्शनल टैक्स भी आएगा। तो अभी अब हमारा इक्वेशन किस तरह से बनेगा, जरा सोचो, क्या बोलोगे आप कि टैक्स फंक्शन जो होगा मेरा, टैक्स फंक्शन को अगर मैं टी मान लूं, तो टैक्स फंक्शन को अगर मैं टी मान लूं तो एक तो मेरा आ गया जो मेरा कांस्टेंट टैक्स है प्लस जो प्रोपोर्शनेट टैक्स है, टैक्स रेट मल्टीप्लाइड टू वाई। हियर टी इज इक्वल टू टैक्स रेट एंड वाई इज इक्वल टू इनकम, है ना। सो टैक्स रेट है हमारा इनकम टैक्स रेट, और वाई क्या है मेरा, इनकम है। तो इससे पे जो हमारा टैक्स आएगा दैट इज माई प्रोपोर्शनल टैक्स। सो ये होगा मेरा टैक्स फंक्शन, टी इज इक्वल टू टी बार प्लस टी वाई, राइट। तो हमारे पास कांस्टेंट वाला भी आ गया कंपोनेंट और प्रोपोर्शनेट वाला भी कंपोनेंट आ गया, और इसको हमें प्लेस करना होगा हमारे कंजम्पशन फंक्शन में। तो आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, नाउ जरा सोचो, कंजम्पशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, है ना, वाई डी। अब यहां चेंजेस आएंगे, टैक्स को ट्रीट करोगे आप, हियर बताओ वाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वाई माइनस ये पूरा का पूरा टैक्स कंपोनेंट आएगा, टी बार प्लस टी इंटू वाई, ये मेरा क्या होगा, वाई डी होगा, यस नो। और इस वाई डी को हमें क्या करना है, कंजम्पशन में प्लेस कर देना है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी बार प्लस टी वाई। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ व्हाट, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। अब अगर इनकम पे आए, इनकम क्या हो जाएगा, I is equal to now at equilibrium y is equal to c plus I plus g। अब c क्या है मेरा, a plus b y माइनस t बार प्लस टी वाई प्लस I प्लस g आ गया, इज इक्वल टू y। फर्दर हम इसको क्या कह सकते हैं, a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई करो बी वाई माइनस बी को t से मल्टीप्लाई करो बी टी बार प्लस बी टी वाई प्लस आई प्लस जी आ गया, इज इक्वल टू वाई। बी वाई को इस तरफ ले आते हैं, वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी बार प्लस बी टी वाई प्लस आई प्लस जी। इस साइड कैसे ट्रीट करते हैं आपको पता है, वाई को क्या किया, कॉमन ले लिया, वन माइनस बी हो गया ना, वन माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस बी टी वाई, एक गलती हो गई, प्लस आई प्लस जी,
एक गलती क्या हो गई कि हम इधर वाले को भी ले आते हैं ना, बी टी वाई को भी ले आते हैं ना, तो y माइनस बी वाई, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी टी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी, है ना। उसमें भी y था तो उसको भी इस तरफ ले आते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, y 1 माइनस इधर b बचा माइनस इधर बी टी बच गया, आ गया, इज इक्वल टू ए माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी, यही रह गया। तो y क्या हो जाएगा, सोचो जरा, y हो जाएगा 1 अपन 1 माइनस बी 1 माइनस टी, है ना, मल्टीप्लाइड टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड टू ए माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी, राइट। सो दिस इज आवर नेशनल इनकम। अब जरा गौर करो, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला जो फैक्टर, ये है हमारा टैक्स मल्टीप्लायर, यही क्या है मेरा, यही मेरा टैक्स मल्टीप्लायर है। तो हियर 1 अपन 1 माइनस बी 1 माइनस टी इज टैक्स मल्टीप्लायर, तो दिस इज आवर टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड, इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हम टैक्स के दोनों कंपोनेंट को ले आते हैं, टी बार भी है प्लस टी वाई भी है ना। तो जो हमारा लमसम टैक्स था वो भी रखा हमने, और जो मेरा प्रोपोर्शनेट टैक्स था हम उसको भी लेके आ गए, राइट। सो दिस इज इट। चलो हम इस पे क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 देखो, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी द फॉलोइंग डेटा इज गिवन, कंजम्पशन इज सी इज इक्वल टू 75 प्लस 0.5 वाई माइनस टी। तो गिवन में क्या है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ 15, C इज इक्वल टू 75 प्लस 0.5 वाई माइनस टी, इन्वेस्टमेंट है 80, I इज इक्वल टू 80 एंड T इज इक्वल टू 25 प्लस 0.1 वाई, एक्सपेंडिचर G इज इक्वल टू 100, G इज इक्वल टू 100, ठीक है। हमसे कह रहा है इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेट करो, क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेट करो। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो देखो ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वैल्यू अगर हम रखें तो y इज इक्वल टू सी है हमारा 75 प्लस 0.5 वाई माइनस टी, है ना। तो y माइनस और t है हमारा y माइनस टी है ये, तो t है 25 प्लस 0.y, तो माइनस, तो 25 प्लस माइनस माइनस और 0.1 वाई भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस होगा, प्लस 80 प्लस 100 आ गया। अब अपन करते हैं ऐसा कि ये 75 रह गया प्लस ये 0.5 वाई हो गया, मल्टीप्लाई करो इसको सबसे, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई टू 25, तो ये कितना हो जाएगा पर 12.5 हो गया, माइनस 0.5 0.15, तो ये हो जाएगा 0.05 वाई प्लस 80 प्लस 100 इज इक्वल टू वाई। तो अब y वाले सबको हम इस तरफ लेके जाते हैं, तो अब ये वाला प्लस है तो y माइनस 0.5 वाई हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये वाला माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस 0.05 वाई इज इक्वल टू 75 माइनस 12.5 प्लस 80 प्लस 100, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 75 ये आया आपका 242.5, और इधर y कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 0.5 प्लस 0.05 इज इक्वल टू इतना, तो y इज इक्वल टू 242.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 प्लस 0.05, ठीक है। यहाँ तक आ गए। तो अब ये कितना आ रहा है, 1 माइनस 0.5 प्लस 0.05, ये आ रहा है हमारा 0.55, तो हम क्या बोलेंगे, 242.5 डिवाइडेड बाय 0.55 इज इक्वल टू 0.55 इज इक्वल टू 440.909, तो 91 लो, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया किसका, ए पार्ट का, जब हमसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम इनकम। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये तो बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने सीखा था बी पार्ट में कि टैक्स मल्टीप्लायर जो होता है, टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपन
1 माइनस बी 1 माइनस टी, सारे वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 1 अपन 1 माइनस 0.5 1 माइनस 0.1, यही था ना। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 1 माइनस 0.5 0.5 हो गया, 0.9 हो गया। तो ये आ रहा है आपका 1.82। सो दिस इज माय टैक्स मल्टीप्लायर आंसर। देखो ये रहा 1.82 और इधर कितना आया था हमारा पहले पार्ट का 440.91। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। डन। अब हम चलेंगे तीसरे पे, पॉज करके नोट कर लेना। तीसरा हो गया हमारा, है ना, ये थर्ड था हमारा। थर्ड में क्या देखा था, इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स एज फंक्शन ऑफ इनकम। लेट्स गो टू द फोर्थ वन। फोर्थ की अगर हम बात करें तो हियर वी हैव टू सी, हमारे पास एक आखिरी बचा हुआ है, इसको फटाफट कर लीजिए, देन इट विल बी डन। इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्सेस एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। यहां वाला हम देख चुके थे, ऐड करो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, आगे सब एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू नाउ, है ना। ये आखिरी एस्पेक्ट है, इसको हमें क्या करना है, फिनिश करना है, ठीक है। अब बताओ इस सिचुएशन में कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा हमारा, कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा हमारा। तो C इज इक्वल टू ए तो रह गया प्लस बी वाई। तो अब मेरा वाई डी जो है वो कैसे निकलेगा, तो y माइनस टी कॉन्स्टेंट ये आ गया मेरे पास, प्लस टी वाई जो प्रोपोर्शनल टैक्सेस थे मेरे पास ये आ गया, प्लस अब आ गया ट्रांसफर पेमेंट, है ना। तो ट्रांसफर पेमेंट को भी कंसीडर करना था, तो अब आ गया मेरे पास ट्रांसफर पेमेंट। दिस इज माई सी, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सी हो गया। अब जरा बताओ एट इक्विलिब्रियम अगर मैं इनकम देखूं तो, यानी कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, है ना। तो y इज इक्वल टू, अब c की जगह हम c के वैल्यू को डाल दें, a प्लस बी वाई माइनस टी बार प्लस टी वाई प्लस टी आर, राइट, प्लस आई प्लस जी आ गया। अब दिस इज आर y, यहां से y को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी 1 माइनस टी, याद होगा आपको यही आता है, a माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। सो दिस विल बी आर y, ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। तो इसके साथ हमारा पी सेक्टर इकोनॉमी क्या हुआ, खत्म हुआ। नाउ वी हैव टू गो टू द फोर सेक्टर इकोनॉमी, द लास्ट वन, राइट। इसका एक इलस्ट्रेशन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एक इलस्ट्रेशन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.80 y माइनस टी प्लस टी आर, इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो अपन क्या करते हैं, सोल्यूशन 16 का क्या क्या गिवन है। C इज इक्वल टू गिवन है 100 प्लस 0.80 y माइनस टी प्लस टी आर, ये आ गया। I इज इक्वल टू 200, T इज इक्वल टू 25 plus 0.1 y and TR is 50 and G is 100। हमसे लेवल ऑफ इनकम पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे। सो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ मेरे को। सो लेवल ऑफ इनकम एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब c क्या है मेरा, यहां C है मेरा, सो y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.80
y माइनस टी प्लस टी आर, y माइनस टी प्लस टी आर प्लस i कितना है मेरे पास, i है 200 प्लस g कितना है मेरे पास, g है 100, 200 प्लस 100, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें 0.80 से को y से मल्टीप्लाई करो तो y माइनस 0.80y, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 0.08y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 420 इज इक्वल टू 420, तो y कॉमन लो, 1 माइनस 0.8 प्लस 0.08 इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है बालक, सेम क्वेश्चन है ना, 420 डिवाइडेड बाय जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था, 1 माइनस 0.8 क्या हो गया, 0.2 हो गया, प्लस 0.08 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 1500, तो दिस इज माय आंसर, y इज इक्वल टू 1500, देखो y इज इक्वल टू 1500, तो 1500 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 3 सेक्टर इकोनॉमी। सो वी आर डन विद दिस। नाउ सी, विल स्टॉप हियर टुडे, है ना। अभी हम इस सेशन में क्या करेंगे, यहीं रुकेंगे, अगले सेशन में विल बी सीइंग द 4 सेक्टर इकोनॉमी, है ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थॉरली सारे इलस्ट्रेशंस को एक बार रिपीट जरूर कर लेना, एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, सारे इक्वेशंस पे आपका कमांड होना चाहिए, एंड हाउ वी आर यूजिंग डिफरेंट इक्वेशंस, इस पे भी आपका कमांड होना चाहिए, राइट। तो कीप रिवाइजिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।